अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 11th की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स की। इंशाल्लाह मैं पूरी बुक आपको पढ़ाऊँगा और हर लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। ठीक है। चैप्टर 1 का नाम है बच्चों मेजरमेंट्स। अब इसमें आप इस चैप्टर में आप क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ोगे, फिर उनकी डायमेंशंस के बारे में पढ़ोगे। ठीक है। तो चूँकि हमारा ये पहला लेक्चर है तो हम स्टार्ट करते हैं फ़िज़िक्स की डेफिनेशन के साथ। बच्चों फ़िज़िक्स जो है वो ऐसी साइंस की ब्रांच है, सो हम कहेंगे ये फ़िज़िक्स ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें आप मेनली दो चीज़ें डिस्कस करते हो। नंबर 1 इज़ द मैटर, ओके, एंड नंबर 2 इज़ द एनर्जी। ठीक है। तो आपने फ़िज़िक्स में दो चीज़ें डिस्कस करनी, एक चीज़ मैटर और दूसरी चीज़ एनर्जी। बच्चों मैटर क्या होता है कि हर वो चीज़ जो मैस रखती है और जगह घेरती है, जैसा कि हमारे इर्द गिर्द जो भी पड़ा है, लाइक बोर्ड मार्कर, पेंसिल्स, मोबाइल हो गया, एवरीथिंग, इवन के जो हमारे गिर्द हवा है, एयर है बच्चों, वो भी मैटर आती है। वो हमें नज़र नहीं आती बिकॉज़ वो गैसेस से मिलके बनी हुई है, बट चूंकि वो जगह रखती है, वज़न रखती है, तो बच्चों वो मैटर है। ठीक है। और एनर्जी, एज यू नो कि एनर्जी हम बोलते हैं एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की जो सलाहियत है उसको बच्चों हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है। सो काम करने की एबिलिटी को एनर्जी कहते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो हम फिज़िक्स में, साइंस में मेनली डिस्कस करते हैं, मैटर, एनर्जी। एंड थर्ड चीज़ भी आप शामिल कर लें, इसका इंटरेक्शन, इसका इंटरेक्शन, यानी मैटर और एनर्जी आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगी, यानी आपस में कैसे रिलेट करती हैं। ठीक है। ये फिज़िक्स की बेसिक डेफिनेशन। टॉपिक 1.1 है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। अब यहाँ पर दो नाम आते हैं। नंबर 1, व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़। नंबर 2, ये लफ्ज़ यूनिट क्या होता है। ठीक है। हम दोनों को बारी बारी समझते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा फिज़िकल क्वांटिटी। बच्चों एनी मयरेबल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी। क्या मतलब, कोई भी क्वांटिटी जो कि मेजरेबल हो, यानी आप उसको माप सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप दूध का वज़न कर सकते हैं, तो बच्चों ये जो वज़न है ये क्या है, फिज़िकल क्वांटिटी है। आप अपने जो घर में मौजूद सोफ़ा है उसकी आप लंबाई मेजर कर सकते हैं, तो बच्चों ये जो लंबाई, लेंथ है, ये क्या है, फिज़िकल क्वांटिटी है। आप अपनी घड़ी पर टाइम को मेजर कर सकते हैं, सो ये जो टाइम या वक्त है ये भी बच्चों मेजरेबल है, लिहाजा ये फिज़िकल क्वांटिटी है। यानी हम फिज़िकल क्वांटिटी में घिरे पड़े हैं, हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। ठीक है। अब यूनिट क्या होता है, यूनिट के साथ एक और चीज़ है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है बच्चों, वो है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी आप यूँ कह सकते हो हर फिज़िकल क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं, वन इज़ द यूनिट, अदर वन इज़ द मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल आप दूध वाले के पास जाते हैं और आप इसको कहते हैं 2 लीटर मिल्क दे दें। ठीक है। आपने उसे क्या मांगा, 2 लीटर मिल्क। बच्चों ये जो 2 है ना, ये मैग्नीट्यूड है, और ये जो लीटर में आप कह रहे हैं ना, दैट इज़ योर यूनिट। ठीक है। अब दोनों में से अगर एक भी मिसिंग हो, वेदर मैग्नीट्यूड मिसिंग हो जाए या यूनिट मिसिंग हो जाए, तो हमारी फिज़िकल क्वांटिटी की समझ नहीं आती। जैसे फॉर एग्जांपल आप उसको जाके कहें लीटर मिल्क दे दें, यानी यहाँ पर आपने मैग्नीट्यूड को खा लिया। ठीक है। तो आप क्या कह रहे हैं, लीटर मिल्क दे दें। अब वो आपसे पूछेगा हाफ लीटर चाहिए, 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, यानी अभी भी प्रॉपर समझ ना आई। ठीक है। और अगर आप यूनिट को खा जाएं, मैग्नीट्यूड बोलते रहें, फॉर एग्जांपल आप कहें उसको 2 मिल्क दे दें, वो कहेगा क्या, ठीक है, मतलब किस यूनिट में आप बात कर रहे हैं। सो अगर हम चाहते हैं फिज़िकल क्वांटिटी की समझ आए तो दो चीज़ें चाहिए, यूनिट और मैग्नीट्यूड। दोनों को बच्चों मिलाएंगे तो हमारी फिज़िकल क्वांटिटी बन जाएगी। अब फिज़िकल क्वांटिटी की दो टाइप्स हैं। ठीक है। यानी हमने उसको दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है बच्चों। वन इज़ द बेस क्वांटिटी, सेकेंड वन इज़ द डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब यहाँ पर आप नाम से जाहिर कर सकते हैं, बेस का मतलब होता है बुनियाद। ठीक है।
और डिराइव का मतलब होता है माखूज, यानी जो किसी से अखज़ किया गया है। ठीक है, माखूज का मतलब या डिराइव का मतलब होता है आपके पास एक ए चीज़ पड़ी है, आप बी चीज़ उसी ए में से निकालते हो, तो हम कहेंगे बी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए। ठीक है, यानी बी को ए से निकाला गया है या अखज़ किया गया है। अब हम इसको समझते हैं। दोनों क्वांटिटीज़ किसकी टाइप हैं? फिज़िकल क्वांटिटी की। तो बेस क्वांटिटीज़ ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं बच्चों जिनकी बुनियाद पर दूसरी क्वांटिटी को जाहिर किया जाता है। यानी बेस क्वांटिटीज़ फॉर्म बनाती हैं क्या? बेसिस ऑफ अदर क्वांटिटीज़, दूसरी क्वांटिटीज़ की बुनियाद बनाती हैं बेस क्वांटिटीज़। ठीक है, और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो निकली होती हैं बेस क्वांटिटीज़ से। ठीक है, सो हम कह सकते हैं सच क्वांटिटीज़ आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़, डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़। अच्छा, आप इसकी मिसाल यूँ लिख सकते हैं, हमारे पास एक बिल्डिंग है, ओके, उस बिल्डिंग की एक बेस भी है ज़ाहिर है जिसके ऊपर वो खड़ी है। अब बच्चों ये जो बिल्डिंग की बेस है ना, ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, और ये जो ऊपर बिल्डिंग खड़ी है ये क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। अगर मैं बेस को हटा दूँ तो डिराइव अपने आप नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि उसकी जो बेस है वो हमने ख़त्म कर दी। ठीक है, जबकि अगर मैं ये डिराइव को हटा दूँ, मान लो मैंने इसको रिमूव कर दिया, तो पीछे जो रेड कलर की बेस है वो एज सच बाकी है। यानी बेस क्वांटिटीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता डिराइव का, जबकि डिराइव को फ़र्क पड़ता है क्योंकि डिराइव आफ्टर ऑल बेस से निकली हैं। ठीक है, अच्छा अगली बात, ये जो बेस क्वांटिटीज़ है ना, ये 7 है, 7 इन नंबर, यानी इनकी तादाद फिक्स्ड है विच इज़ 7। 8 नहीं हो सकती, 6 नहीं हो सकती, टोटल 7 है। ठीक है, जबकि डिराइव क्वांटिटीज़ नॉट फिक्स्ड, इनकी बच्चों तादाद जो है ना वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड नहीं है। यानी अगर आज के दौर में कोई नई क्वांटिटी हमारे सामने आती है, जो कि काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर कोई आती है बच्चों वो बेस नहीं हो सकती, क्योंकि बेस की जो अमाउंट है, नंबर है, वो फिक्स्ड है 7, जबकि डिराइव का नंबर फिक्स नहीं है। अब मैंने आपके सामने ये टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल में ये जो 7 क्वांटिटीज़ हैं ना, ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, ये वाली सॉरी। अभी तक मैंने इसके नाम लिखे हैं, यूनिट नहीं लिखे क्योंकि यूनिट अभी पढ़ाए नहीं। इसी लेक्चर में मैं ना यूनिट्स भी आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, और फिर जाहिर है जब यूनिट नहीं पढ़े तो उनके सिंबल भी नहीं पढ़े। बहरहाल बेस क्वांटिटीज़ पढ़ लिया क्या होती हैं, उनके 7 नेम याद रखने हैं आपने। लेंथ, मैस और टाइम, वेरी मच इम्पोर्टेंट, 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो 12वीं में भी बहुत काम आएंगे, लेंथ, मास और टाइम। उसके बाद टेम्परेचर भी बेस है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी बेस है, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी बेस है, और इलेक्ट्रिक करंट भी बेस है। 2 चीज़ें इसमें आपने नोट करनी है। नंबर 1, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ना बच्चों, ये बेस क्वांटिटी है जैसे मैंने आपको भी पढ़ाया, लेकिन एक और क्वांटिटी है विच इज़ द चार्ज। ठीक है, अब बच्चों चार्ज जो है ना वो डिराइव्ड है। हालांकि करंट और चार्ज में कोई इतना फ़र्क नहीं है, ये बहुत रिलेट करते हैं। कैसे? अगर हम चार्ज की बात करें ना, तो चार्ज 2 तरह के होते हैं, इधर यू हैव नेगेटिव चार्ज और इधर यू हैव पॉजिटिव चार्ज। अब अगर ये चार्जेस मोशन में आ जाएं, यानी ये मूव करने लग जाएं, तो बच्चों इसको कहते हैं करंट। यानी करंट कहते हैं जब चार्जेस हरकत में आ जाए। तो ये चार्ज है और ये करंट है। फ़र्क क्या हुआ? चार्जेस सिर्फ हरकत में आने का फ़र्क है, तब उसको करंट कह देंगे। लेकिन क्वांटिटी वाइज देखें तो दोनों उलट हैं। करंट की बात करें तो बेस है, चार्ज की बात करें तो डिराइव्ड है। दोनों में फ़र्क आपको याद रहना चाहिए बहरहाल। ठीक है, अच्छा ये बेस क्वांटिटीज़ की 7 हो गई, हमने देख ले एग्जांपल्स। अब हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने जब आपको बात की कि 2 बातें, एक बात मैंने मिस कर दी, दोबारा सुनिएगा। वो जो दूसरी बात है ना,
एक चीज़ है जी मैस और एक चीज़ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब बच्चों दोनों में क्या फ़र्क है, देखो ना, अगर आप किसी चीज़ का मैस देख रहे हो, मान लो ये 1 kg मैस है, ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी देख रहे हो, तो मैस भी तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि मैस हम बड़ी चीज़ों की कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम छोटी चीज़ों को कैलकुलेट करने में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने वेजिटेबल्स लेने जाना है, आपने फ्रूट्स लेने जाना है, आपने दालें लेने जाना है, यानी कोई बड़ी चीज़, तो आप उसे कहेंगे मैस में मेजर करें। कुछ ग्राम हो सकता है या कुछ किलोग्राम हो सकता है। लेकिन अगर आपने बच्चों एटम्स की तादाद बतानी है, यानी इतने ज़्यादा एटम्स हैं, अब एटम इतनी छोटी चीज़ है कि हम उसको ग्राम में किलोग्राम में नहीं मेजर कर सकते, सो हम उसके लिए एक और यूनिट डिसाइड करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन हम उसके लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज़ करेंगे। यानी अगर आपके जहन में आए कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मैस दोनों एक ही तो चीज़ के दो पहलू हैं, तो आप यूँ कहें कि मैस बड़ी चीज़ों को बताता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस छोटी चीज़ों को बताता है, जैसा कि एटम्स हो गया या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बहरहाल डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आप पढ़ चुके हो कि ये क्वांटिटीज़ की तादाद फिक्स नहीं होती और ये बेस से निकली होती हैं, ठीक है, यानी बेस इनकी बुनियाद है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने बुक ने कोट की हैं, लेकिन अगेन इसकी इसका जो नंबर है वो फिक्स नहीं है, आपने यूँ नहीं समझना कि सिर्फ इतनी है। नाउ वी हैव प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, फोर्स, वर्क, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रेशर। आपके जहन में जो भी क्वांटिटी आ रही है उसको यहाँ पर पुट कर दें, दैट विल बी अ डिराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल आप देख लें मोमेंटम डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है, आप देख लें मोमेंटम, आप देख लें डेंसिटी, वो भी डिराइव है। इन अदर वर्ड्स, आपके जहन में कोई भी क्वांटिटी आए उसको आपने डिराइव के सेक्शन में पुट करना है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत छोटे टॉपिक है, इसलिए मैंने 2 शामिल कर दिए। सो टॉपिक 1.2 है, विच इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब देखें, हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसा सिस्टम बनाएं जो कि बच्चों इंटरनेशनल तौर पर काम आए। तो हमने यूनिट्स का एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो कि बैनुल अक़वामी तौर पर जाना जाता है, ठीक है। अब 1960 में फ्रांस के शहर पेरिस में एक कमेटी बैठी, ठीक है, साइंसदानों की, साइंटिस्ट्स की। वो क्यों बैठी? देखो बच्चों, कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूजन से क्या मुराद है, आप एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं इसको। हमारे पास ना मैस है हमारे पास एक क्वांटिटी है मैस। अब मैस के एक से ज़्यादा यूनिट्स हैं। क्या क्या? आप मैस को ग्राम्स में भी मेजर कर सकते हो, आप मैस को किलोग्राम्स में भी मेजर कर सकते हो। अब सवाल पैदा होता है कि हम किस यूनिट को प्रेफर करें, ग्राम में या किलोग्राम में, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर मैंने आपको मिसाल दी थी मिल्क की, तो मैंने लफ्ज़ यूज़ किया लीटर। लेकिन बच्चों आप कॉमनली देखते हो कि हम मिल्क को ना केजी में लेते हैं, 1 kg मिल्क देते हैं, हालांकि मिल्क का यूनिट जो है वो केजी नहीं बनता, लीटर बनता है। इसी तरह और भी मिसाल है। लेट सपोज़ आप किसी चीज़ की लेंथ मालूम करते हो ना, लेंथ मेजर करते हो, तो आप मीटर में भी यूज़ करते हो, आप किलोमीटर में भी यूज़ करते हो, ठीक है ना। जैसे आप कपड़ा लेते हो तो आप मोस्टली मीटर में लेते हो, लेकिन अगर आप फासले की बात करते हो, यानी मेरे घर से लेकर मेरे स्कूल में इतने किलोमीटर की लेंथ बनती है, वहाँ पर आप किलोमीटर देख रहे हो। सिमिलरली बच्चों, हमने इंचज़ में भी लेंथ मालूम कर रखी है। लाइक आप कोई चीज़ मेजर करते हो इंची टेप के साथ ना, मेजरिंग टेप के साथ, तो आप इंचज़ में मेजर कर रहे हो। तो अब कन्फ्यूजन आ गई कि कौन से यूनिट को हम इंटरनेशनल कहते हैं, ठीक है। पॉसिबल है कि कोई यूनिट किसी मुल्क में ना इंट्रोड्यूस हुआ हो। तो इस कमेटी ने 1960 में पेरिस में साइंसदानों की कमेटी बैठी, उसने एक ना इंटरनेशनल सिस्टम कायम कर दिया जिसका नाम पड़ गया SI, यानी सिस्टम, S फॉर सिस्टम, I फॉर इंटरनेशनल। तो SI यूनिट्स यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो यूनिट होगा वो पूरी दुनिया में, पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड में जाना जाएगा, ठीक है।
तो हमने हर क्वांटिटी को एक ऐसा यूनिट देना है। इसका ये मतलब नहीं कि उसके जो बाकी यूनिट हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं, हम उसको कभी यूज़ कर ही नहीं सकते। हम करेंगे, लेकिन अगर हम ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे तो हम जो है ना वो एक यूनिट सेट कर देंगे। बाकी जो यूनिट होंगे वो उनके कॉमनली नॉन यूनिट कहलाएंगे, जो कि आमतौर पर हम उनको पहचानते हैं। ठीक है, अब हम हर क्वांटिटी का एक यूनिट देंगे और उस यूनिट का एक सिंबल भी होगा। ठीक है, लेंथ का बच्चों जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट, वो होता है मीटर। ओके, और मीटर को आप छोटे m से जाहिर करते हैं। लेंथ को किससे जाहिर करते हैं? l के साथ। ओके, तो ये भी देख लेते हैं कि क्वांटिटी का सिंबल क्या है, फिर यूनिट का सिंबल क्या है। बच्चों फ़र्क है, क्वांटिटी का सिंबल अलग होगा जो कि आमतौर पर पहला लेटर होता है। ठीक है, और यूनिट का सिंबल अलग होगा, वो भी आमतौर पर पहला लेटर ही होता है। लेकिन आपने ये फ़र्क रखना है, क्वांटिटी का सिंबल होता है और उसके एसआई यूनिट का भी सिंबल होता है। अच्छा, मैस को बच्चों आप छोटे m से जाहिर करते हैं और इसका जो यूनिट होगा वो होता है किलोग्राम। किलोग्राम। और बच्चों इसको हम केजी से जाहिर करते हैं। ठीक है, सो मैस का सिंबल m है, यूनिट किलोग्राम है और यूनिट का सिंबल केजी है। टाइम को आप स्मॉल t से जाहिर करते हैं। बच्चों इसका यूनिट है सेकंड। अब देखें, इसका यूनिट टाइम भी है, आर भी है यानी घंटा, दिन भी है, साल भी है, मंथ भी है, हफ्ता भी है। इतने ज़्यादा यूनिट्स हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा यूनिट हमने सेकंड रख दिया है। अब सेकंड का सिंबल है एस। ओके, और सम टाइम आप SEC से भी लिख देते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर, आप इसको कैपिटल T से जाहिर करते हैं। सो देखें, टाइम को स्मॉल t के साथ, टेम्परेचर को कैपिटल T के साथ। अब बच्चों इसका यूनिट होता है केल्विन। केल्विन और के उसका सिंबल है। यहाँ पर एक मज़ेदार बात बताता चलूँ जो कि टॉपिक की एडिशनल बात है और आपकी नॉलेज के लिए। बच्चों टेम्परेचर के बेसिकली 3 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट है सेल्सियस, सेल्सियस, और दूसरा यूनिट है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, और तीसरा यूनिट जो एसआई यूनिट है वो क्या है? केल्विन है। ठीक है, अगर हम बात करें, डॉक्टर्स हमें बॉडी का टेम्परेचर देते हैं ना, तो वो किस यूनिट में देते हैं? आंसर इज़ बच्चों फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो डॉक्टर आपको जो कहता है ना आपकी बॉडी का 99 टेम्परेचर है, वो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट बता रहा था। ये आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब देखें, नेक्स्ट हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो बच्चों लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की शिद्दत को आप इसका इंटेंसिटी का आई वैसे कह सकते हो, लेकिन ये बहुत ही कम यूज़ होने वाला क्वांटिटी है। ठीक है, इसका यूनिट होगा एसआई यूनिट, कैंडेला, एंड उसका सिंबल होगा CD। CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट, पहले अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे जाहिर करते हैं? छोटे n के साथ। और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स इसको जानेंगे कि ये केमिस्ट्री में बहुत यूज़ होने वाला क्वांटिटी है। ठीक है, इसका यूनिट होता है मोल, MOLE, मोल। और बच्चों मोल का सिंबल जो होता है वो MOL होता है। मीन्स अगर आप यूनिट का E रिमूव कर दें एंड यू विल गेट द सिंबल ऑफ दैट यूनिट। ओके, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट 7th बेस क्वांटिटी है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों करंट को भी आप I से जाहिर करते हो। ये बात याद रखनी है, करंट को C से जाहिर नहीं करते, ये हम I से जाहिर करते हैं। अब करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम से उसका यूनिट है एम्पेयर, और एम्पेयर का सिंबल क्या होगा जी? A सिंबल होगा। ओके हो गया। अब इसी तरह से हम जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी जो थी उनके भी यूनिट ऐसे ही डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसे सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। अब डिराइव्ड क्वांटिटी सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे, उसके बाद आप उनका यूनिट पढ़ने जा रहे हो, उसका सिंबल पढ़ने जा रहे हो। ये 3 कॉलम्स तो आप पिछले पेज पे भी पढ़ते आए हो ना। एक एडिशनल चीज़ है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, यानी डिराइव्ड क्वांटिटी आफ्टर ऑल कहाँ से निकली है? बेस क्वांटिटी से। अच्छा, एक बात मैं भूल गया, बल्कि बोला नहीं, आप अभी से ऐड कर लें।
हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा ना कि हर क्वांटिटी का एक यूनिट होगा। तो जैसे बच्चों क्वांटिटी दो हैं, बेस और डिराइव, इसी तरह से उनके यूनिट भी दो हैं। जो यूनिट बेस क्वांटिटी का होगा वो बेस यूनिट कहलाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कह सकता हूँ एसआई यूनिट या एसआई बेस यूनिट, क्योंकि ये यूनिट बेस क्वांटिटी के हैं। इसी तरह से मैं कह सकता हूँ डिराइव क्वांटिटी के यूनिट, ठीक है। तो क्योंकि ये यूनिट डिराइव क्वांटिटी के, तो यूनिट की भी दो टाइप है, बेस और डिराइव्ड यूनिट्स। अच्छा, तो चूंकि ये डिराइव्ड यूनिट्स बेस यूनिट से निकले हैं तो हम इन दोनों के दरमियान इस कॉलम में रिलेशन भी चेक करने वाले हैं। ओके, तो प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है बच्चों? रेडियन, ठीक है, रेडियन। और इसका सिंबल क्या होगा? रेड, RAD। आप इसको रेड पढ़ सकते हो, रेड पढ़ सकते हो या RAD पढ़ सकते हो, ठीक है। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? स्टीरेडियन, स्टीरेडियन। और आप इसका सिंबल पढ़ेंगे SR। अच्छा, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या चीज़ें आ गई हैं। डोंट वरी, मैं आपको इसी लेक्चर में रिकॉर्डिंग करके ये समझाऊंगा प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होते हैं, ठीक है। और ये एडिशनल चीज़ है, वो अगर किसी ने बात नहीं सुननी तो वो उसकी मर्ज़ी है, क्योंकि लास्ट जो बुक थी ना, पुरानी बुक, उसमें प्रॉपर ये डेफिनेशन थी, लेकिन नई बुक में उन्होंने नाम दे दिया है, डेफिनेशन नहीं दी, जिससे जो बच्चा है वो कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट करें। अच्छा, उसके बाद बच्चे फोर्स भी एक डिराइव क्वांटिटी है। फोर्स का यूनिट क्या होता है जी? न्यूटन, ठीक है। और न्यूटन का सिंबल N होता है। देन आपके पास वर्क का यूनिट होता है जी जूल, ओके, और उसका सिंबल है J। देन आपके पास है पावर का यूनिट होता है वॉट, ओके, और उसका सिंबल जो है वो W है। अब देखें, वर्क का सिंबल भी W होता है, मैं ये भी यहाँ पर मैंने मिस कर दी है। फोर्स का सिंबल F होता है और पावर का सिंबल P होता है। अच्छा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वर्क का अपना सिंबल W है और पावर के यूनिट वाट का सिंबल भी W है। सो यहाँ पर भी आप रिलेशन बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज, बच्चे चार्ज को आप Q से जाहिर करते हो। करंट को कैसे करते थे? I के साथ, और करंट है बेस क्वांटिटी। चार्ज को Q के साथ, और चार्ज क्या है? डिराइव क्वांटिटी। इसका जो सिंबल होता है दैट इज कूलम। आपने पढ़ा हुआ है ना कूलम्स लॉ, तो वहीं से हमने यहाँ पर इसका यूनिट निकाल लिया। अब जो कूलम है बच्चों, उसको C से जाहिर करते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रेशर। प्रेशर को P से जाहिर करते हैं। अब देखें, पावर को भी P से जाहिर करना है और प्रेशर को भी P से जाहिर करना है, लेकिन वक्त के साथ आपको समझ आएगी कि ये यहाँ पर पावर की बात हो रही है या प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है। और प्रेशर का यूनिट होता है बच्चों पास्कल, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है वो PA होता है, पास्कल, ठीक है। अब मोमेंटम और डेंसिटी हम रहने देते हैं क्योंकि ये बुक पे नहीं है, मैंने आपको वैसे ही मिसाल देने के लिए लिखी थी। अब हम चलते हैं जी, इनका बेस यूनिट से क्या ताल्लुक है, बिकॉज ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं एंड दीज आर डिराइव फ्रॉम द बेस यूनिट्स। सो डिराइव बेस से निकले हैं तो बच्चों कोई ना कोई ताल्लुक इनका ज़रूर बनेगा, ठीक है। उससे पहले एक और मिसाल सुन लें। हमने कहा जो डिराइव क्वांटिटी है ना, डिराइव्ड क्वांटिटी, वो निकली है फ्रॉम द बेस क्वांटिटी। अब इसकी मैंने वहाँ पर आपको ना मिसाल नहीं दी, मैंने आपको समझा दिया। मैं इसकी एक डिटेल मिसाल देता हूँ। आप देखो, कोई भी एक डिराइव क्वांटिटी की मिसाल ले लेते हैं ना, जैसे वॉल्यूम बच्चों एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो इन दोनों डिराइव क्वांटिटी को कहाँ से निकलना चाहिए? जाहिर है बेस से। अब कैसे निकालेंगे? देखें, वॉल्यूम का यूनिट चेक करो बच्चों। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, ठीक है। एरिया का क्या यूनिट होता है? मीटर स्क्वायर। और हमने एक बेस क्वांटिटी पढ़ी लेंथ, पहली क्वांटिटी थी लेंथ, ठीक है, लेंथ। अब लेंथ का यूनिट आपको मैंने क्या पढ़ाया? मीटर, जस्ट मीटर। तो देखें ना, अगर डिराइव क्वांटिटी वॉल्यूम है, यूनिट मीटर क्यूब है, तो ये लेंथ यानी मीटर से ही तो निकली है। इट मीन्स अगर मैं लेंथ को
लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, 3 लेंथ कर दूं तो बच्चों आपका बन जाना है वॉल्यूम। ओके, सो वॉल्यूम कब कब आता है, जब आप 3 लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं। देन आप इसका यूनिट मीटर और मीटर और मीटर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आपके पास यूनिट क्या निकल आएगा, मीटर का क्यूब। ये वाली बात हुई ना। सिमिलरली अगर आप एरिया को चेक करें, सो बच्चे एरिया आपके पास कब आता है, जब आप लेंथ को और लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें ना, वॉल्यूम डिराइव है, लेंथ बेस है, तो जब एक से ज़्यादा बेस, एक बेस दूसरी बेस तीसरी बेस, 3 बेस आपस में रिएक्ट की, आपस में कंबाइन हुई तो एक डिराइव क्वांटिटी बन गई। सिमिलरली ये डिराइव्ड है, लेंथ बेस है, तो यहाँ पर 2 बेस क्वांटिटीज़ मिली, डिराइव बन गई। ओके, सो अब इसका यूनिट मीटर और मीटर होता है, सो मीटर का स्क्वायर विच इज़ द यूनिट ऑफ एरिया। तो बहरहाल कहने का मकसद है कि बेस ही मिलकर ऐड होकर सब्ट्रैक्ट होकर मल्टीप्लाई होकर डिवाइड होकर क्या बनाती हैं, डिराइव क्वांटिटी बनाती हैं। तभी तो हम कहते हैं कि बेस से ही आफ्टर ऑल डिराइव निकली है। तो इसी तरह से डिराइव निकली हैं फ्रॉम द बेस क्वांटिटी। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल बच्चों यहाँ पर ना मुतनाज़े हैं, यानी थोड़ी सी बहस है कि इनको डिराइव में नहीं आना चाहिए। कुछ कहते हैं कि ये डिराइव है, कुछ कहते हैं नहीं। जो आपकी पिछली बुक थी ना, उसमें लिखा था कि ये थर्ड यूनिट है विच इज़ नोन एज द सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, मैं क्या नाम यूज़ कर रहा हूँ, सप्लीमेंट्री यूनिट। वहाँ पर भी अक्सर टीचर्स यहाँ पर बहस करते हैं कि इसको थर्ड नहीं बनाना चाहिए। तो हमारी जो नई बुक है उसने इसको थर्ड के तौर पे डिस्क्राइब नहीं किया, उसने इसको डिराइव ही मान के चला है। ठीक है, सो ये दोनों डिराइव क्वांटिटी हैं। लेकिन मज़े की बात भला क्या है, ये दोनों क्वांटिटी की कोई बेस नहीं है। यानी जैसे लेंथ मास टाइम ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं ना, इनसे नहीं निकली हुई डायरेक्टली, तो हम कहते हैं बच्चों ये डायमेंशन लेस है। यानी ये भी क्वांटिटी और ये भी क्वांटिटी, दोनों की जगह मैं सिंगल लफ्ज़ लिख रहा हूँ, दे आर नोन एज द डायमेंशन लेस। ओके, अब डायमेंशन क्या होता है, इसी चैप्टर में एक लॉन्ग क्वेश्चन है, डायमेंशन निकालना। ठीक है, डायमेंशन करना डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना याद रख लो, हर क्वांटिटी की एक अदर डायमेंशन होती है। जैसे फोर्स की एक डायमेंशन है, लेंथ की डायमेंशन है, वॉल्यूम की डायमेंशन है, एवरीथिंग। ठीक है, लेकिन कुछ क्वांटिटी होती है जिसकी डायमेंशन ही नहीं होती, जैसा कि एंगल्स की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो ये बेस क्वांटिटी से नहीं निकली। यूँ याद कर लो ना, ये बेस क्वांटिटी से डायरेक्टली नहीं निकली, यानी ये डायमेंशन लेस है। फिलहाल इतना याद रख लें। ठीक है, अब इनकी बेस क्या है समझिएगा ज़रा। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और बच्चों ये कहाँ से निकला है, हमने पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू फोर्स का फार्मूला। यानी हमने क्या करना है, सब का फार्मूला पुट करना है और बेस यूनिट का ताल्लुक निकाल लेना है। ठीक है, सो F इज इक्वल टू MA तो आपने पढ़ा हुआ है ना। अब देखें, मैस का बच्चों यहाँ पर यूनिट क्या होगा, kg, और एक्सेलरेशन का ms माइनस 2। ठीक है, सो ये जो न्यूटन है ना, दरअसल ये बराबर है kg ms माइनस 2k। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हो कि न्यूटन इज़ द डिराइव्ड क्वांटिटी या डिराइव्ड यूनिट, डिराइव क्वांटिटी का यूनिट, और न्यूटन बराबर है किस बेस यूनिट के, kg जो कि मैस का यूनिट है, मैस इज़ अ बेस क्वांटिटी। मीटर लेंथ का यूनिट है, लेंथ इज़ अ बेस क्वांटिटी। सेकंड टाइम का यूनिट है, टाइम इज़ ऑल्सो बेस क्वांटिटी। इसलिए हम कह रहे हैं कि बेस यूनिट से इनका क्या ताल्लुक है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोग आज जी वर्क के ऊपर आपने पढ़ा हुआ है ना, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। ओके, अब देखें, फोर्स न्यूटन यूनिट रखता है, डिस्टेंस मीटर यूनिट रखता है। तो बच्चों ये जाउल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के। अब आगे चलते हैं, न्यूटन मैंने निकाला है किसके बराबर है, kg ms माइनस 2k, ये न्यूटन। साथ में क्या है, मीटर, तो बच्चों साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं मीटर। अगली बात, यहाँ पर kg SH रहेगा। ओके, मीटर और मीटर क्या बन गया, मीटर का स्क्वायर बन गया, साथ में सेकंड की पावर माइनस 2। अब ये बेस यूनिट्स आ चुके हैं। कैसे आ गए, देखो, kg किसका यूनिट है, मैस का बेस है। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का बेस है। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का बेस है।
तो इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट की ये मुराद है, उसका ये मतलब है। आगे चलते हैं हम क्विकली, पावर की बात करते हैं ना। सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम टेकन। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आप मैट्रिक में याद करके आए हो। अच्छा, वर्क किसके इक्वल होता है? देखें जी, वर्क का आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, जाउल, न्यूटन मीटर। मैं अब लास्ट वाला लिख सकता हूँ, जाहिर है मैं अब सारा प्रोसेस रिपीट थोड़ी करूँगा। सो जो वर्क का यूनिट है वो ये है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2, ये वर्क आ गया। ओवर टाइम है बच्चों, तो टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। अब आप लोग क्या करें, इस सेकंड को ऊपर ले जाएं, तो जाहिर है ऊपर जाके ये हो जाएगा पर सेकंड, पावर उसकी माइनस में हो जाएगी। सो हम कह सकते हैं केजी मीटर का स्क्वायर सेकंड की पावर -2 पहले से मौजूद है, ये वाला नीचे वाला सेकंड ऊपर जाके सेकंड की पावर -1 कर गया। अब आप इन दोनों को सॉल्व करें, क्या निकलेगा? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3 आ गए। ओके बच्चों, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर पुट कर सकते हैं वाट के बराबर। ओके, सो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3 आ गए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कूलम। कूलम कहाँ से निकला है? हमने पढ़ा है करंट आई इक्वल्स टू क्यू चार्ज ओवर टाइम टी। समझ आ गई? अब देखें, आई क्या है? करंट है, यूनिट क्या है जी? एम्पेयर है, इज इक्वल टू क्यू वैसे ही चार्ज है, ठीक है, इसका यूनिट आप कूलम कह सकते हैं, ओवर टाइम जो है वो सेकंड है। देखो ना, चार्ज का यूनिट मैंने क्या बताया? कूलम। ये डिराइव यूनिट है, हम निकाल रहे हैं बेस यूनिट। अच्छा, सेकंड इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। सो बच्चों एम्पेयर सेकंड आ गया, विच इज इक्वल टू सी यानी कूलम। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कूलम किसके बराबर है? एम्पेयर सेकंड के बराबर है। सो कूलम इज इक्वल टू एम्पेयर सेकंड। समझ आई? अब बहुत आसान हो गया, बल्कि मुझे ये बताओ, आप सोच रहे होंगे कि कैसे दोनों बेस यूनिट, क्योंकि आपने क्या पढ़ा इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। सो एम्पेयर इज अ बेस यूनिट, याद करें ना। एम्पेयर किसका यूनिट है? करंट का। करंट क्या है? करंट क्या है? बेस क्वांटिटी। तो एम्पेयर इज ऑल्सो अ बेस यूनिट। और साथ में जो सेकंड है वो तो टाइम का यूनिट है, एंड टाइम यू नो बेस क्वांटिटी है। लास्ट है जी पास्कल, किसका यूनिट है? प्रेशर का। फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। ओके, अब फोर्स का यूनिट न्यूटन है एंड यू नो वो बराबर होता है केजी एमएस -2, फोर्सेस के बराबर है। ओवर बच्चों एरिया किसके बराबर है? यहाँ पर मैंने सिखाया आपको, एरिया बराबर है मीटर के स्क्वायर के। अब क्या होता है देखें, हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं। ये 1 मीटर, मीटर के स्क्वायर है ना, तो एक को काट देगी, पीछे एक बच जाएगा मीटर, जाहिर है ऊपर नीचे कैंसलेशन हो रही है। सो यहाँ पर क्या होगा, केजी एसएच रहा, बच्चे मीटर एक बच गया ना, जब ऊपर जाएगा तो पावर अपनी -1 कर लेगा, नीचे जाहिर है +1 है, ऊपर जाके -1 कर लेगा। साथ में सेकंड की पावर क्या है जी? -2 है। अब ये क्या आ गया? प्रेशर आ गया। तो इसका यूनिट हो गया, लिख लेते हैं जी, केजी पर मीटर सेकेंड -2। ओके हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट सर ने करवा दिया है, तो देखो अभी इसको सुन लो गौर से। डायमेंशन का जो टॉपिक आएगा ना, उसमें आपको बड़ा हेल्पफुल होगा। डायमेंशन निकालना इन चीज़ों से इतनी ईजी हो जाएगी कि आपकी सोच। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि रेडियन और स्टी रेडियन, रेडियन और स्टी रेडियन किसके यूनिट थे? प्लेन एंगल रेडियन का था, यानी प्लेन एंगल का रेडियन था, और सॉलिड एंगल का स्टी रेडियन। ठीक है, अच्छा बच्चों अब समझो आप प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या फ़र्क है। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, देखिए ये हमारे पास क्या है, एक तरह का ना ट्रायंगल कह लें। अगर मैं इसको पूरा कर दूं तो बच्चों ये क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। या आप इसको एक स्लाइस कह लें, जैसे स्लाइस नहीं होता पिज़्ज़ा का, वैसे एक एंगल बन गया। ठीक है, इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल है ना, दिस इज़ प्लेन एंगल, यानी दो सरफेसेस के दरमियान जो एंगल बनेगा बच्चों वो प्लेन एंगल होगा। ठीक है, और ये होता है 2 डायमेंशनल। सही है,
जबकि सॉलिड एंगल होता है 3 डायमेंशनल। अब ये चीज़ आपके पास क्या है, जैसे आप यूँ करो, एक कागज़ ले लो, ठीक है, एक पेज ले लो, उसको रोटेट करके एक कोन से बना लो, जैसे यहाँ पर बनी है। एक एक उसका पॉइंट ये वाला जो है वो नोकदार होगा, और ये पॉइंट जो है इसका ये मुंह खुला होगा, ठीक है। तो ये आपने कोन बना ली। अब बच्चों कोन इज़ अ 3D स्ट्रक्चर, ये 2D नहीं है बल्कि 3D है। अब इस कोन के अंदर उसकी ये जो बेस है, इसके ऊपर ये वाला एक एंगल बन रहा है। सो बच्चों दिस एंगल इज़ द 3 डायमेंशनल एंगल, 3D एंगल, जिसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। अब प्लेन एंगल कहाँ पर बनता है, कह रहा है कि ट्राइंगल में बन जाएगा, स्क्वायर में बन जाएगा, सर्कल में बन जाएगा। स्क्वायर की फॉर एग्जांपल ना हम यूँ इस तरह स्क्वायर बना लेते हैं। अब यहाँ पर इस स्क्वायर में कोई भी एंगल बन रहा है ना, जैसे ये 90 का बन रहा है, तो बच्चों ये क्या है, प्लेन एंगल है। जबकि सॉलिड एंगल कहाँ बनता है, किसी कोन में, जैसे ये कोन है, और क्यूब में। क्यूब होता है ना रूबिक्स क्यूब, जिसको आप कलर्स मैच करते हो, तो उसके भी किसी भी कोने पे एंगल 3D होता है, क्योंकि उसकी 3 साइड्स होती हैं, 3D वो स्ट्रक्चर होती है। उसके अलावा स्फीयर। अच्छा बच्चों, सर्कल और स्फीयर में क्या फ़र्क है। अगर मैं अपने हाथ में पहनने वाली रिंग को देखूँ ना, वो मेरा सर्कल है। स्फीयर क्या होगा, कोई क्रिकेट बॉल हो गई, कोई गेंद हो गई, या कोई फुटबॉल हो गया जो बिल्कुल परफेक्टली गोल है, ठीक है। आप कहेंगे हाथ में पहनने वाली रिंग भी तो गोल है, लेकिन बच्चों उसकी गोलाई इर्द गिर्द नहीं फैली हुई जैसा कि गेंद में फैली हुई। दोनों में फ़र्क है ना, हाथ में पहनने वाला कड़ा देख लो और क्रिकेट बॉल देख लो, दोनों की गोलाई में फ़र्क है, ठीक है। तो वहाँ पर वो स्फीयर है, गेंद वगैरह, और ये जो रिंग वगैरह है बच्चों, ये क्या है, सर्कल है। अच्छा, इसका मज़ीद समझते हैं थोड़ा सा। ओके बच्चों, यहाँ पर देखो, अब मेरे पास ये प्लेन एंगल की एग्जांपल है, क्योंकि ये क्या है, एक सर्कल में बना हुआ है। और ये मेरे पास क्या है, सॉलिड एंगल की मिसाल है, क्योंकि ये स्फीयर में बना हुआ है। ये पूरी एक क्या है, गेंदनुमा स्फीयर है, उसको हमने यूँ 3D में समझने की कोशिश की है। अब देखें, प्लेन एंगल की कहता है एंगल रेशो ऑफ सबटेंडेड आर्क लेंथ ऑन सर्कल टू रेडियस। क्या मतलब, ये हमारे पास ना एक सर्कल है सारा गोल, हमने एक ये रेडियस इसका है और एक रेडियस इसका ये वाला है, 2 रेडियस खींच लिए, ठीक है। अब जब दोनों रेडियस खींचे ना, तो दोनों रेडियस के दरमियान ये वाली एक आर्क आ गई, देखिए ना, एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, दोनों के दरमियान ये वाली चीज़ क्या है बच्चों, आर्क है। अब ये आर्क की जो लेंथ है उसको हमने एल बोला, रेडियस को आर बोला, और थीटा इज़ अ प्लेन एंगल। अब थीटा बराबर होता है एल विच इज़ द आर्क लेंथ ओवर आर विच इज़ द रेडियस। तो उसने ये बात की, ये एक रेशो है, यानी बटा आ रहा है, आप देख रहे हैं। सबटेंडेड आर्क के दरमियान, आर्क लेंथ के दरमियान, ऑन द सर्कल रेडियस, और सर्कल के रेडियस के दरमियान रेशो को हम बोलते हैं क्या, प्लेन एंगल, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सॉलिड एंगल के ऊपर। अच्छा, सॉलिड एंगल क्या होता है, पहले इसका फॉर्मूला देख लें। सॉलिड एंगल इक्वल्स टू एरिया ओवर रेडियस का स्क्वायर। अब देखें, ये सारा का सारा क्या था, स्फीयर था, फुटबॉल था। अब फुटबॉल का ये जो ए है ना, इतना सा आपने हिस्सा कट किया है। जैसे आप देखते हैं ना, फुटबॉल के ऊपर डिफरेंट पैचेस बने होते हैं, ब्लैक एंड वाइट, तो उसमें से एक पैच यहाँ पर मौजूद है, मान लो ब्लैक वाला, ठीक है। उसका जो एरिया है बच्चों वो ए है, और उस एरिया की वजह से यहाँ पर रेडियस बन रहा है सेंटर के साथ आर, ठीक है। तो अब जो सॉलिड एंगल होगा ये वाला, ये सॉलिड एंगल इस एरिया और रेडियस के स्क्वायर के दरमियान रेशो है, ठीक है। सो सॉलिड एंगल इज अ रेशो ऑफ सबटेंडेड एरिया ऑन द स्फीयर टू द रेडियस स्क्वायर्ड, यानी रेडियस के स्क्वायर के साथ। अब देखो, एंगल का यूनिट क्या था, यानी प्लेन एंगल का रेडियन था। तो यहाँ पर जो एक पूरे सर्कल में सर्कल हैज़ 2 पाई रेडियन, पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियंस एंगल, प्लेन एंगल मौजूद होता है, ठीक है। और पूरे स्फीयर में देखो ना, सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, स्टी रेडियन है। तो बच्चे पूरे स्फीयर में 4 पाई स्टी रेडियंस, कितना एंगल मौजूद होता है, स्फीयर हैज़ 4 पाई स्टी रेडियंस एंगल, जबकि सर्कल हैज़ 2 पाई
रेडियन एंगल। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ा। कल से इंशाल्लाह हम साइंटिफिक नोटेशन को स्टार्ट करेंगे।